आप देख रहे हैं सौदा आपको, और अब वक्त हो गया है म्यूचुअल फंड कॉर्नर का। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रूंगटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पे। पहला सवाल आपसे ये कि बजट में जो प्रोविजनिंग की गई है अब टैक्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स के लिए, आपको लगता है असर पड़ेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर? कितना नेगेटिव मान रहे हैं आप इसको? वेल मुग्धा, म्यूचुअल फंड्स पे जो टैक्स का इम्प्लीकेशन है वो दो तरफा है। एक है कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स पे जो टाइम होल्डिंग पीरियड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स डिफाइन किया जाता है वो होल्डिंग पीरियड अभी 12 मंथ से 36 मंथ्स कर दिया गया है। सो एक तरह से देखा जाए तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि पहले जो 12 मंथ्स बाद आपको जो प्रेफरेंशियल टैक्स रेट्स मिलते थे वो अब 36 मंथ्स बाद मिलेंगे। और दूसरा जो प्रोविजन है, जो पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके एक इन्वेस्टर के पास चॉइस था कि वो या तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन भर सकते हैं और या तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये चॉइस एक निवेशक को दिया गया था कि वो जो भी प्रेफर करते हैं वो चूज कर सकते हैं। और इस बजट में वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन वाला जो प्रोविजन है वो पूरा हटा दिया गया है। अभी एक ही मेथोडोलॉजी है टैक्स कैलकुलेट करने की, वो है 20% विद इंडेक्सेशन। सो हालांकि उसका इंपैक्ट अगर हम देखेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले भी ये अक्सर देखा गया था कि आप जब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स लेते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम होती थी। सो परसेंटेज वाइज में कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। होल्डिंग पीरियड अगर आप 12 मंथ से 36 मंथ्स कर रहे हैं तो उधर शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो फंड में जो निवेश होता था उसके एवरेज पीरियड, होल्डिंग पीरियड जो थी वो करीबन 2 साल तक ही थी। तो सभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाएंगे। जो आपको जो टैक्स भरना है वो आपकी इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से भरना है। सो ये एक इशू है। बहुत बड़ा जो इशू समझ में आ रहा है वो ये है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लागू होगा, ये 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा, असेसमेंट ईयर 15 और 16। तो इसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है वो शायद थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर हम देखें जो एफएमपीज अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले इशू की गई थी और जो मेच्योरिटी अभी है, या आप समझिए 4 अप्रैल 2015 को अगर मेच्योरिटी है, तो पहले जो उन्होंने सोचा था कि आप ऑलमोस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके, आज वो चीज पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी शॉर्ट टर्म रेट पे। तो उनकी जो प्लानिंग है वो पूरी शायद हेवायर हो जाएगी। और एक इम्पैक्ट डेफिनेटली एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से कैलकुलेशन को लेके भी हुआ है। पहले जो था वो नेट बेसिस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरते थे, अब वो ग्रॉस अप हो गया है। अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर एक इन्वेस्टर को समझाना चाहें कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक एग्जांपल के साथ हम दे सकते हैं। वो अगर कोई इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए डिविडेंड पहले आ रहा था अपने डेट म्यूचुअल फंड से, यही चीज जब कैलकुलेशन चेंज हो गई है, अब उनके हाथ में जो पैसे आएंगे वो होगा 92,000 रुपीज। सो 8% आप लगभग समझिए आपका जो डिविडेंड है वो कम हो जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ द टैक्स कैलकुलेशन। सो ये दो नेगेटिव इंपैक्ट डेट म्यूचुअल फंड पे जरूर होंगे। इनकम कम होगी और टैक्सेशन रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ा दिए गए हैं। हर्षवर्धन, तो ऐसे में कैलकुलेशन जिस तरह से आप बता रहे हैं फर्क पड़ रहा है अल्टीमेटली, तो क्या अब फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स? वेल मुक्ता, अगर हम गोइंग फर्दर की बात करें, आज से जो टैक्स जो चेंजेस हुए हैं, अभी आपको मालूम है कि टैक्स के रूल्स क्या हैं। सो अगर हम फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों की फंक्शनिंग अलग है। अगर आप उसे, ऑल्दो इट इज इन द डेट कैटेगरी, वो नॉन इक्विटी कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन दोनों की ऑपरेशंस जो है वो डिफरेंट है। बैंक एफडी एक इन्वेस्टर को पहले ही बता देती है कि आपको कितना ब्याज मिलने वाला है, आपको एक फिक्स्ड रेट मालूम होता है आपको मिलने क्या वाला है। तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें वैसा ही टाइप का रिटर्न चाहिए। और दूसरा जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट साइकिल्स मार्केट में क्या है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो आपको आपके डेट म्यूचुअल फंड पे भी नुकसान हो सकता है, और अगर घट रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन्स होता है। सो एक सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर अभी हम उसे टैक्स के एंगल से देखें तो दोनों एट पार हो गए हैं एकदम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट एट पार हैं। अब आप अपने जब निवेश करते हैं तो क्या आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं, वो तरीका गलत हो सकता है। सो आपको जो लेना है वो आपको ये समझना है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट के जो मूवमेंट है इकोनॉमी में अगर वो समझते हैं और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं। अगर अभी हमने देखा है इन्फ्लेशन, जो जून महीने के इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, कम हुआ है इन्फ्लेशन, सीपीआई और डब्ल्यूआई दोनों कम हुआ है। तो आगे जाते हुए हम ये देख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन हो सकता है, आरबीआई शायद वो स्टैंड ले और इंटरेस्ट रेट घटाए। तब आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड में आपको गेन्स हो सकता है।
और इस बेसिस पे आप चूज करते हैं एफडी या डेट म्यूचुअल फंड। अगर आप सिर्फ टैक्सेशन के बेसिस पे चूज कर रहे थे तो प्रोसेस ही पहली बात अपने आप में गलत था। सो गोइंग फर्दर, जैसे आप कोई भी इन्वेस्टर कंफर्टेबल है, अगर वो फिक्स डिपॉजिट जैसा प्रोडक्ट लेना चाहता है तब वो फिक्स डिपॉजिट ले, ना कि बिकॉज इट इज बिकम डेट म्यूचुअल फंड में अभी टैक्स बढ़ गया है तो आप अभी उसको छोड़ दें और फिर बैंक एफडी की तरफ जाएं, वो तरीका शायद गलत होगा। ओके, सो इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। लेकिन आप मिस्टर रुंगटा, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे दर्शकों के म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल लेंगे। म्यूचुअल फंड कॉर्नर में सबसे पहले विशाखापट्टनम से रघु से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग रघु, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू फॉर टेकिंग माई कॉल। आई हैव फ्यू डाउट्स हैं। म्यूचुअल फंड्स में दो टाइप्स है, ग्रोथ एंड डिविडेंड। तो हमें इन्वेस्ट करने से हमको एडवांटेज आएगा, और एक है। और सेकंड क्वेश्चन इज ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दिस इज हैविंग एन ऑप्शन ऑफ 3 years लॉकिंग पीरियड। अगर मैं 3 years लॉकिंग पीरियड लगता है तो मेरा AMC के पास मेरा पैसा रह जाता है, तो फिर उसके लिए मेरे को ज्यादा एडवांटेज कुछ रहता है क्या? ओके, हर्षवर्धन क्या सलाह होगी इनके लिए? ELSS पे समझना चाहते हैं, 3 साल होल्डिंग पीरियड है, विच इज अ नॉर्म, वो करना ही है। तो इनको लगता है, ये पूछना चाहते हैं क्या उसका ज्यादा फायदा है? और दूसरा सवाल डिविडेंड और ग्रोथ के ऊपर। वेल रघु जी, आपका जो पहला सवाल था ELSS के बारे में बता दें। ये एक रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स लॉ के अंडर में कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जिसमें निवेश करते हैं और उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है तो उसमें एक मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है। ELSS में 3 साल है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 6 साल है, PPF में 15 साल है। सो हर चीज का एक लिमिटेड एक रिस्ट्रिक्शन पीरियड होता है जिसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि अगर आप एक लॉक इन होते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, बिसाइड्स द फैक्ट कि एक रेगुलेशन है, उसके अलावा आप अगर एक फंड मैनेजर के व्यू से देखेंगे तो फंड मैनेजर को ये मालूम है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जब 3 साल का लॉक इन है तो वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी शेयर्स खरीदते हैं, जो कंपनी में निवेश करते हैं, उनको एक व्यू रहता है कि ये पैसा ज्यादा टिकेगा फंड में, ना कि ओपन एंडेड फंड जिसमें कभी भी रिडेम्पशन आ सकता है। जब मार्केट गिरता है तो हमने रिडेम्पशन देखा है, हैवी रिडेम्पशन प्रेशर्स आते हैं, जबकि फंड मैनेजर्स चाहते हैं कि उस समय जाके वो नया पैसा से नया खरीदें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है ओपन एंडेड फंड्स में। तो ये एक छोटा सा फायदा है जो आपको एक लॉक इन होने की वजह से एक फंड मैनेजर को व्यू ले पाते हैं और वो लॉन्ग टर्म निवेश कर पाते हैं, तो शायद उसका फायदा आपको भी बेटर रिटर्न्स के रूप में आपके पोर्टफोलियो में आता है। दूसरा सवाल आपका था कि अगर डिविडेंड पे आउट और ग्रोथ में कौन सा बेनिफिट होता है। आप ये भी देखिए, एक आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपको अगर रेगुलर कैश फ्लोस चाहिए तो आपको डिविडेंड ऑप्शन लेना होगा, लेकिन अगर हम इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तब आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब जो पैसा आप जनरेट करते हैं वो अगर सिस्टम में से बाहर आ जाता है तो उस पर आपको रिटर्न्स मिलना बंद हो जाता है। तो अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं और आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको एक कंपाउंडिंग फैक्टर मिलता है जो आपके रिटर्न्स को भी रिटर्न्स पे भी कंपाउंडिंग फैक्टर जनरेट होता है। तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इज बेटर, लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत है रेगुलर इंटरवल्स में तब आपको कोई चॉइस नहीं, आपको डिविडेंड ऑप्शन लेना होगा। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। राजीव रंजन ने रांची से फोन किया है। गुड मॉर्निंग राजीव, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रांची से बोल रहा हूँ। मैम मेरा सवाल है कि अगले मैम मेरा जो पेमेंट है वो मंथली है मैम 27.5, मतलब 27,500 है मंथली। अब मैम मुझे ये जानना है कि अगले 10 साल में मैम मेरा टारगेट है एक फ्लैट लेने का, जमीन वगैरह लेकर के और घर बनाने का, तो उसमें मैम मुझे लगता है कि 15 से 18 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तो मैम मेरे लिए मैं चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। तो मुझे मैम ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ ताकि मुझे उसका बढ़िया रिटर्न। हम आपका सवाल समझ गए। हम हर्षवर्धन से ये सवाल पूछ लेते हैं। हर्षवर्धन जी, इनकी सैलरी करीब 27,000 रुपए है। ये समझना चाहते हैं इन्होंने अपने टारगेट्स डिफाइन कर रखे हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप इनको सजेस्ट करेंगे?
वेल राजीव जी, आपने जो पूरा एस्टिमेट लगाया, आपके जो कॉस्ट पूरा जो आपको लगेगा वो 15 साल बाद लगभग 40 लाख लगेगा, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने बताया 17-18 लाख हो सकता है, बाकी जो जमीन वगैरह है, तो पूरा अगर आपने जो एस्टिमेट कर रखा है 15 साल बाद अगर 40 लाख चाहिए आपको, और तो आपको हर महीने अभी से 7,000 रुपीज आप अगर इक्विटीज में निवेश करते हैं, क्योंकि 15 साल का टाइम होराइजन आपके पास है, आप इक्विटीज में पूरा एक्सपोजर ले सकते हैं। 7,000 रुपीज अगर आप डालते हैं इक्विटीज में हर महीने एट 14% आपको 40 लाख हो जाएंगे। जो दो स्कीम्स भी आपको बता दूं जिसमें आप ये निवेश करना शुरू कर सकते हैं, एक है IDFC निफ्टी फंड जो 4,000 रुपए आप उसमें कर सकते हैं, दूसरा है HDFC इक्विटी फंड जिसमें 3,000 रुपए कर सकते हैं। ये दोनों स्कीम्स में आप निवेश अपना लगभग आप शुरू कर दीजिए, और आप ये जो रिव्यू करना चाहते हैं वो 5 साल तक आप इसे आपको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म पीरियड में भी उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ओके, हर्षवर्धन, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आज सौदा आपका में इतना ही, लेकिन आप रहिए CNBC आवाज के साथ, आगे लेकर आ रहे हैं कमोडिटी राउंडअप।